मैं ज्योति सिंह और आज पुनः अर्थशास्त्र क्या है का अगला भाग लेकर आई हूँ। अर्थशास्त्र का हमारे व्यवहारिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति आराम से घर में क्यों नहीं रहता? सब लोग काम पे लगे हुए हैं। इतना उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण, ये सभी गतिविधियां आखिर क्यों होती हैं? किसान तेज धूप में, बरसात में, मजदूर धूप में, क्लर्क ऑफिस में और शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। दुकानदार पूरे दिन दुकान में मेहनत करता है। यदि हम एक कारपेंटर की बात करें तो वो भी लकड़ी के काम के लिए बहुत मेहनत करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सब आखिर दौड़ क्यों रहे हैं? हर व्यक्ति से यदि आप ये प्रश्न पूछोगे कि आप दौड़ क्यों रहे हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति का उत्तर एक ही होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको क्या लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान यदि आपको मिल जाएगा तो क्या व्यक्ति आराम से रहने लगेगा? नहीं। अब वह चैन से क्यों नहीं रहता? जब उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तब तो उसको आराम से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि मेरे पास पर्याप्त 4 जोड़ी कपड़े हैं तब मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरे पास कपड़े कम हैं, मेरे पास सफ़ेद वाली ड्रेस नहीं है, या मुझे इस ब्रांड का कपड़ा और होना चाहिए। इस तरह से मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। कभी मुझे लगेगा कि अरे मुझे ऐसी वाली साड़ी खरीदना था। यदि मेरे पास मान लो 2 बेडरूम वाला घर है तो मेरे को लगेगा कि अरे यार, मेरे पास इतना छोटा सा घर है और मुझे क्या चाहिए है, बड़ा घर चाहिए। यदि मुझे खाने के लिए भरपेट यदि मेरे को खाना मिल रहा है तब मैं क्या सोचूंगी? तब मेरा दिमाग में आएगा, यार पिज़्ज़ा मिल जाता, बर्गर मिल जाता, चाट मिल जाती, आइसक्रीम मिल जाती, मुझे टॉफ़ी मिल जाती। इस तरह से मुझे और अधिक खाने की ज़रूरत महसूस होगी। फिर मुझे क्या लगेगा, अब ये सब भी है मेरे पास, मुझे लगेगा यार मुझे कार मिल जाए, मुझे आईफोन की ज़रूरत है। मतलब मेरी या आपकी इच्छा का कभी कोई अंत होता ही नहीं। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि काश मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, मज़ा आ जाएगा, बस मस्ती, घूमना फिरना, कोई काम नहीं। तो क्या ऐसा होता होगा क्या? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अपने प्लेन हैं, उनका घर एंटीलिया 12,000 करोड़ का है, यहाँ पे 600 नौकर एक साथ काम करते हैं, 168 कार पार्किंग है, यहाँ पर उनका खुद का अपना प्लेन उतर सकता है। इस तरह से उनके पास सारी सुविधाएं हैं। यदि आपको लगता है कि बस वो आराम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो हमसे बहुत अधिक काम करते, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो कंपनियां हैं, उनकी रिलायंस है, जियो है, और उनको उनके अपने जितने उद्योग हैं उनको क्या करना है, और अधिक बढ़ाना है। मतलब जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, अभी उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई है, वो अपनी कंपनी को और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं। यहाँ यह बात समझ आ गई कि चाहे मुकेश अंबानी जी हो या जनता, हर व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि इच्छा जो है वो कैसी है, हमारी असीमित है, और संसाधन कैसे हैं, हमारे पास सीमित हैं। अर्थशास्त्र में हम ये जो इच्छा असीमित है और संसाधन सीमित हैं, इसी का मैनेजमेंट हम सीखेंगे। यही क्या है हमारे लिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमको सिखाता है कि हमारे पास यदि कम संसाधन है, कम पैसा है, हम उसको किस तरह से खर्च करें कि जिससे हमको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। पूरी दुनिया में जो संसाधन है वो कैसे हैं, सीमित हैं। अब साधन सीमित हैं, लेकिन जितने संसाधन हैं वो केवल 2 तरह की वस्तुओं का, 2 तरह की चीज़ों का उपयोग, उत्पादन करते हैं, जिसमें पहली है हमारी वस्तुएं और दूसरी क्या है, सेवाएं। वस्तुओं में जैसे आता है हमारा पेट्रोल है, बर्गर है, टी शर्ट है, दवाइयाँ हैं, ज्वेलरी है, या हम मान लें बैट और बॉल है। मैंने ये बस उदाहरण दिया है, दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो इसका उदाहरण
हो सकती हैं। जितने संसाधन हैं वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, और जो बचे संसाधन हैं वो किनका उत्पादन कर रहे हैं? सेवाओं का। जैसे एरोप्लेन है यानी परिवहन है, हॉस्पिटैलिटी है, क्लर्क है, बैंक है, पर्यटन है और बिजली है। व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। पहली आती है हमारी आर्थिक क्रिया और दूसरी कौन सी क्रिया होती है? अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें हमको क्या प्राप्त होता है? धन, अर्थ प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है, जिस पर धन का लेन देन होता है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुकानदार है या मजदूर है, या हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, जहाँ पर भी पैसे का उपयोग होगा वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। और अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया जिसमें व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता। जैसे माँ का प्यार। माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करती? क्या पैसे के लिए प्यार करती है? नहीं करती। या हम अपने देश से प्रेम करते हैं, उसमें हमको कोई प्यार नहीं मिलता। अनार्थिक क्रिया के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अनार्थिक वहाँ पर पैसा नहीं होगा जहाँ पर असीमितता का गुण होगा। जैसे सूर्य की रोशनी। क्या आप सूर्य की रोशनी को खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते, क्योंकि वो असीमित है। हमको जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी है। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमको प्रकृति में ये निःशुल्क प्राप्त होती है। या ये भी कह सकते हैं कि जब मांग की तुलना में बहुत अधिक पूर्ति हो, वो वस्तुएं हमको फ्री में प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या कहलाती है हमारे लिए? अनार्थिक क्रिया। यदि ये व्यक्ति है मिस्टर रामलाल, ये बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो ये क्या होगी हमारे लिए? आर्थिक क्रिया। वहीं पर यदि एक चोर है, वो चोरी करके पैसा कमाएगा, तो इसको हम आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि आर्थिक क्रिया केवल कैसी होती है? वैधानिक होती हैं। यदि जैसे मैं हूँ, यदि मैं स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ और मुझे सैलरी प्राप्त होती है, तनख्वाह मिलती है, तो वो क्या होगी मेरे लिए? आर्थिक क्रिया। लेकिन जब मैं घर में अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, उससे मुझे कोई सैलरी प्राप्त नहीं होती, तो ये कौन सी गतिविधि कहलाएगी? अनार्थिक गतिविधि। ये फुटबॉलर मेसी हैं। जब ये अपने क्लब के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं, तो इनको क्या प्राप्त होता है? पैसा प्राप्त होता है। लेकिन जब ये अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं और इनको तब कोई पैसा प्राप्त नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है? अनार्थिक क्रिया। यदि हम दोनों आर्थिक और अनार्थिक को एक साथ यदि हम रख के देखें, तो सबसे पहले अंतर है अपना पहले अर्थ देखते हैं। आर्थिक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? धन अर्जन करना। या ये किसके लिए की जाती है? जीवन यापन के लिए। जबकि अनार्थिक क्रिया किसके लिए होती है? मानसिक संतुष्टि एवं भावनात्मक संतुष्टि के लिए। इनका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, पैसा कमाना या मुद्रा कमाना। जबकि अनार्थिक क्रिया क्यों किया जाता है? सेवा भाव, सामाजिक मूल्य एवं भावनाओं के लिए। ये भावना प्रधान होती हैं। इनका मापदंड क्या है? आर्थिक क्रियाओं का पैसा कमाना। आर्थिक क्रियाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मापदंड क्या है? पैसा। और इसका मापदंड क्या है? मानसिक संतुष्टि। इनके बीच संबंध कैसे होते हैं? इसमें हम क्या क्या करते हैं? उत्पादन है, क्रय विक्रय है, वितरण, विनिमय, उपभोग। जबकि अनार्थिक क्रिया में प्रेम है, सेवा भाव, समाज सेवा और देश प्रेम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक क्रिया का जो पूरी आर्थिक क्रिया है, इसका मुख्य उद्देश्य है केवल पैसा, और अनार्थिक क्रियाएं का मतलब है जहाँ पर पैसे का कोई स्थान नहीं होता। अच्छा, ये जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय और निवेश। ये 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आर्थिक गतिविधियों को कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहला यदि अपन देखते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन यदि कभी भी हम जितने संसाधन का उपयोग करके हम उत्पादन करेंगे तो दो तरह की चीज़ों का उत्पादन होगा, या वस्तुओं का होगा या सेवाओं का होगा। वस्तुओं में जैसे हम कार का उत्पादन कर सकते हैं, दवाइयों का कर सकते हैं, बर्गर का कर सकते हैं, ज्वेलरी है, टी शर्ट है या पेट्रोल पंप है। इसी तरह से सेवाओं का यदि हम देखें तो हॉस्पिटल है, पर्यटन है, परिवहन है, बैंक है, क्लर्क है, यदि ये बिजली विभाग है, यदि ये सभी क्या कहलाती है, ये सभी सेवाओं की श्रेणी में आता है। ये जो जितनी चीज़ें हैं ये सर्विस सेक्टर में आती हैं, और ये जितनी है ये क्या है, गुड्स हैं, वस्तुओं हैं। तो दुनिया में जितने संसाधन हैं उनसे यदि उत्पादन होता है तो दो तरह की चीज़ों का उत्पादन होता है, या वस्तुओं का होता है या सेवाओं का। ये हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी एक तरह का उत्पादन है। दर्जी यदि कपड़े सिलता है तो वो भी क्या करता है, उत्पादन करता है। वितरण का मतलब होता है बांटने की क्रिया, डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थशास्त्र में उत्पादन से प्राप्त पैसा या साधन को हम क्या करते हैं, उत्पत्ति के अलग अलग साधन में बांट देते हैं। यानी कोई भी चीज़ के उत्पादन में जो जिनका सहयोग होता है वो पैसा क्या होता है, सबको बांट दिया जाता है। जैसे किसी उद्योग, मान लो ये एक फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री है, पेन बनाने की फैक्ट्री है, ये उद्योगपति हैं। तो इनको क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होगी। ये उद्योगपति हैं, इन्होंने पैसा लगाया है और यहाँ पर इनने उद्योग स्थापित किया, और इस उद्योग में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, और इनको क्या चाहिए है, कुछ कच्चा माल चाहिए है। अब इन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया, अब इनकी कंपनी में पैसा आने लगा। फिर ये पैसे का क्या करेंगे, पैसे को ये क्या करेंगे, मजदूरों को सैलरी देंगे, कुछ पैसे से क्या करेंगे, ये कच्चा माल खरीदेंगे, है ना, और कुछ पैसे को ये क्या करेंगे, सरकार को कर के रूप में देंगे। हर व्यक्ति को यदि वो उद्योग स्थापित करता है या कोई तनख्वाह सैलरी पेइंग वाला व्यक्ति है, उसको भी सरकार को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो ये व्यक्ति उद्योग से क्या करता है, कमा के सरकार को टैक्स देता है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये सरकारी नौकरी करता है, तो इसको पैसा कहाँ से जाता है, सरकार देती है। ये जो सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही है और सरकार की जो आमदनी है इसको किसके रूप में देती है, सैलरी के रूप में देती है, और यही व्यक्ति फिर क्या करता है, खरीदता है। फिर ये पैसा कहाँ पहुँच गया, इस व्यक्ति के पास से कहाँ पहुँच गया, उद्योगपति के पास पहुँच गया। यानी आपने देखा ये पैसा यहाँ से चालू हुआ, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया और यहाँ भी गया, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और फिर ये यहाँ से, यानी ये वितरण, यानी जो पैसा हो रहा है ये क्या हो रहा है, पूरे बाजार में घूम रहा है। ये लगातार एक व्यक्ति से दूसरी चीज़ में, दूसरे से तीसरे के पास में, इस तरह से ये वितरण होता रहता है। हम यदि इसको दूसरे तरीके से देखें कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, मान लो ये भूमि है तो भूमि को क्या प्राप्त होता है, लगान प्राप्त होता है। यदि ये श्रमिक है तो श्रमिक को क्या प्राप्त होती है, मजदूरी। और ये जो पूंजी लगाया है तो इसको क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, और लाभ भी यही व्यक्ति, उद्यमी ही लाभ लेगा। इस तरह से उत्पत्ति के पांचों साधन में जो पैसा प्राप्त होगा वो क्या हो जाता है, बराबर से बढ़ जाता है। लेकिन जो लाभ प्राप्त होता है उस किसका होता है, उद्यमी को प्राप्त होता है। लाभ जो प्राप्त होता है वो किसको, और या हानि भी होगी तो वो किसकी होगी, उद्यमी की होगी। दूसरा था, हमने देखा था विनिमय। विनिमय यानी एक्सचेंज, दो प्रकार का होता है, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय वह है, नाम से हमको समझ में आ रहा है कि जब वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय किसके द्वारा हो, मुद्रा के द्वारा हो। यानी यहाँ पर जो विनिमय होगा वो कौन सा प्रधान होगा, मुद्रा प्रधान होगा। यानी हम जो भी लेन देन करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, हम मुद्रा के माध्यम से। और दूसरा प्रकार है यहाँ पे वस्तु विनिमय, जब वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हम मुद्रा का उपयोग नहीं करेंगे, जबकि हम काय का उपयोग करेंगे, वस्तुओं का। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का जब हम लेन देन विनिमय करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय। कौन सा विनिमय, वस्तु विनिमय।
जब दुनिया में मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, तब प्राचीन समय में क्या उपयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय का। तो ये हमने पढ़ा, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय, ये दो हमारे प्रकार हुए। लेकिन मैं जो तीसरा प्रकार है, आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण विनिमय है, वो है मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस। मुद्रा विहीन विनिमय आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसमें हम ना मुद्रा देते हैं ना वस्तु, बल्कि क्या करते हैं, नेट बैंकिंग या कार्ड से। आपने देखा होगा, सभी यूज़ किया होगा आपने कार्ड, एटीएम कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, पैसों का भुगतान करते हैं। आजकल सरकार भी चाहती है कि मतलब हम कम से कम मुद्रा विनिमय करें, बल्कि सरकार नेट बैंकिंग को बहुत बढ़ावा दे रही है। आपने देखा, सरकार ने एक ऐप भी लेके आई है, भीम ऐप, जो फ़ोन में ट्रांजैक्शन हो जाता है। और एक आपने सुना होगा पेटीएम के बारे में, इससे भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं और बदले में हम क्या कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं। आपने ये जो मशीन है, ये मशीन लगभग आपने हर दुकान में देखा होगा। यदि आपके पास एटीएम कार्ड है, आप सामान खरीदते हैं तो आप अपना कार्ड दे देते हैं, तो वो कार्ड यहाँ पे स्वाइप कर देता है और आपने जितने रुपए का सामान खरीदा है वो यहाँ पर आपका अंकित करके फीड कर देता है कि मान लो आपका 500 रुपये का बिल बना है, तो वो 500 रुपये का 500 रुपये की एंट्री कर देगा और आपका कार्ड लेके स्वाइप कर देगा और आप इसमें अपना कोड डाल के और आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये को सीधे कटवा सकते हैं। इस तरह से आपने ये जो मशीन है, ये हर जगह देखी होगी। यानी यहाँ पर हमने मुद्रा का भी लेन देन नहीं किया और ना ही हमने वस्तु विनिमय किया, बल्कि हमने क्या किया, यहाँ पे मुद्रा विहीन लेन देन किया। ये पैसे जरूर कटे आपके, किससे कटे, लेकिन वो कार्ड के थ्रू कटे। जबकि ये जो भीम ऐप है और ये पेटीएम है, ये किस तरह का होता है, उसके लिए हमको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमको केवल फ़ोन में कोड की ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास ये ऐप है और सामने वाले दुकानदार के पास भी ऐप है, तो आपने उतने रुपए का उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं, फ़ोन से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आजकल सरकार सबसे ज़्यादा इस वाले विनिमय को बढ़ावा दे रही है। अगला है उपभोग। उपभोग तो मतलब उपयोग। जैसे आप काय का उपभोग करते हैं, रोटी का उपभोग करते हैं, बुक का उपभोग करते हैं। सचिन तेंदुलकर बैट बॉल का उपभोग करता है। आपका जो बेटा है वो टॉफ़ी खाता है, यानी टॉफ़ी का उपभोग करता है। ये उसकी खिलौने की कार है, यानी वो खिलौने का उपभोग कर रहा है। अभी आप आजकल किसका उपभोग कर रहे हैं, मास्क का उपभोग कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में उपभोग का तात्पर्य यदि सरल अर्थों में लें, उपभोग का मतलब होता है उपयोग। अब अगला है हमारा निवेश। आपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया है जिससे कि हमको भविष्य में लगाए गए पैसे से हमको और अधिक जब पैसे मिलेंगे या हमारी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जैसे एक किसान है, वो खेती कर रहा था हल से, लेकिन अब इसमें और उसने लागत लगाई, निवेश किया, ट्रैक्टर खरीद लिया, तो इससे उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या कोई आधुनिक मशीन खरीद लिया खेती करने के लिए, जिससे उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फैक्ट्री है मान लो आपके पास, तो आप फैक्ट्री में निवेश किए और आधुनिक मशीनें लगा दिए, जिससे आपकी क्वालिटी सुधर गई और उत्पादन क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। या आप क्या कर सकते हैं, बैंक में आपने पैसे जमा कर दिया तो आपको ब्याज से पैसा मिल जाएगा। कभी कभी ये उम्मीद रहती है कि सोना 60,000 70,000 रुपये तोला होने वाला है, तो ये सुन के भी लोग क्या करते हैं, सोना में निवेश करते हैं। इस तरह से मतलब यदि भविष्य में हमको लाभ होगा या हमारा पैसा और बढ़ के हमको वापस मिलेगा, इस उम्मीद में जो हम पैसा खर्च करते हैं, आज खर्च करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इस तरह से अपन ने देखा कि आर्थिक गतिविधियां कितनी हुई हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय और निवेश। आज हमने ये देखा। और हमने क्या देखा था, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया क्या क्या होती है। आर्थिक क्रिया वे होती हैं जिस पे पैसे का लेन देन होता है, और अनार्थिक क्रिया कौन सी होती है, जिस पर पैसे का लेन देन नहीं होता। धन्यवाद।